सेकेंड वाज एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स। एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स में फिर दो टाइप्स हैं, रियल टाइम एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स हैं, कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स। कम्प्लेक्स है सिंपल एक्सपोनेंशियल सिग्नल की जनरल फॉर्म लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुई थी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय c e raised to the power at with the values, and c and a specifies the type of exponential signals. अगर आपके पास c और a रियल वैल्यूज हैं तो फिर आपके पास जो भी टाइम डोमेन फंक्शन है दैट विल बी अ रियल एक्सपोनेंशियल। अब रियल एक्सपोनेंशियल में फर्दर दो टाइप्स हैं। If c is greater than 0 and a is also greater than 0, means c और a positive हैं, then we call this as a growing exponential. Similarly, आपके पास अगर a की वैल्यू 0 से कम हो, means a is negative, then it is decaying exponential. ठीक है। If we say c is greater than 0 and value of a is less than 0, then it is decaying exponential, जो previous class में किया था। c की वैल्यू से सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि अगर c पॉजिटिव है तो आपके पास जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल है इट विल बी इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। अगर c की वैल्यू नेगेटिव हो तो फिर आपके पास ये जो एक्सपोनेंशियल है दैट विल बी इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, जबकि मैग्नीट्यूड दोनों का ग्रोइंग होगा। And the second type of exponential signals is, सर ये क्वाड्रेंट वाली बात रिपीट करते हैं। अगर आपके पास c पॉजिटिव है मींस एम्पलीट्यूड, यहाँ पे c बेसिकली एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर c पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड हमेशा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, मींस कि आपके पास जो फंक्शन है दैट विल बी पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली अगर c की वैल्यू नेगेटिव होगी तो आपके पास जो फंक्शन है उसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव आएगा। जब वो नेगेटिव आएगा तो अगर आप फंक्शन को ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो देन इट इज इन द सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जो आपके पास चार क्वाड्रेंट्स बनते हैं, फर्स्ट और सेकेंड में एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज नेगेटिव। सेकेंड टाइप ऑफ complex exponential, we say complex exponential signals. रियल में दो ही टाइप्स है ना, ग्रोइंग एंड डिकेइंग। complex exponential signals, the complex में और रियल में एक डिफरेंस क्या है कि रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स आर ऑलवेज aperiodic. रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स आर ऑलवेज aperiodic, जबकि complex exponential signals may be periodic, may be aperiodic. अब रिप्रेजेंटेशन क्या होगी कॉम्प्लेक्स के केस में? जनरल फॉर्म क्या है? सी ई रेस टू द पावर ए टी। इसमें क्या है कि अगर हम कहते हैं इफ सी एंड और ए इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो आप पढ़ चुके हैं पहले, पूरा कोर्स था कॉम्प्लेक्स नंबर का। जी पॉजिटिव ग्रोइंग मीन्स कि जिसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव हो। एक मिनट इसको मैं आपको मैटलैब के थ्रू करता हूँ, मुझे विंडो शेयरिंग चेंज करनी पड़ेगी। वेट,
सर फुल स्क्रीन शेयरिंग पर लगा देना। नहीं, मेरी मैटलैब एक और सिस्टम में है, जबकि हम भी गरीब लोग हैं आपकी तरह। प्रीवियस क्लास में हमने सिंपल एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स किए थे, लेट्स से विद एन इंक्रीमेंट ऑफ दिस थिंग 0 से 5 कर लें, x इक्वल्स टू टी एक्स पी। सपोज यहाँ पे इसको कर दें 2 टाइम्स टी एक्स पी। सिंपली इसको मैं सिर्फ t लिख रहा हूँ और लेट्स से मेक इट 2t। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। यस सर। अब जो मैटलैब को वैसे पूछ रही थी, तो आपने किसी भी कॉन्टिन्यूस टाइम फंक्शन को प्लॉट करना है तो आपको 3 बेसिक चीज़ें चाहिए। टाइम, कि आपने कितने टाइम ड्यूरेशन में उसको प्लॉट करना है, विच इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर सिंपल फंक्शन को डिफाइन करें जो कि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा। इस केस में वी से इट इज़ 2 टाइम्स एक्सपोनेंशियल 2t। सिंपल फिर कॉन्टिन्यूस टाइम है तो उसके लिए प्लॉट की कमांड क्या है, प्लॉट t टाइम्स x। आप सिंपल इसको रन कर दें, जो भी इसका नाम है अनटाइटल्ड 4। अब अगर आप फिगर को देख लें तो x एक्सिस पे टाइम होगा, y एक्सिस पे एम्पलीट्यूड है। अब इसको मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव ग्रोइंग है। पॉजिटिव ग्रोइंग मीन्स कि ये आपके पास से अगर आप टाइम को फर्दर चेंज कर लें, से फ्रॉम -5 टू +5, तो अब टाइम एक्सिस को देख लें तो ये -5 से +5 तक है। सो जनरली वी से इट इज़ अ पॉजिटिव ग्रोइंग, कि आपके पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं इसके एम्पलीट्यूड को, जो कि था 2 टाइम्स एक्सपोनेंशियल 2t, इंस्टेड ऑफ 2 इसको मैं -2 सिंपली कर दूं, तो फिर इसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू फिगर आप देख लें तो है ये नेगेटिव एक्सिस पे, एम्पलीट्यूड इसका नेगेटिव है, बट एट द सेम टाइम इसका एम्पलीट्यूड विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो कर रहा है। इस फिगर को अगर आप और कहते हैं कि क्लियर नहीं है, तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आप कम कर दें। अब ये फिगर पहले से बेहतर है। क्लियर है? सर ये डिके कर रहे थे ग्रुप। मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है इसका, एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड कम हो रहा है सर, नेगेटिव की तरफ। कम हो रहे हैं। एम्पलीट्यूड नहीं, माइनस साइन के साथ है ना, लेकिन अगर आपसे मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, तो इंक्रीज हो रहे हैं। मैग्नीट्यूड -5 होगा या +5 होगा? यहाँ पे +5। यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो +5 है ना। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ -20 है, बट एक्चुअली जब आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो दैट इज 20 से। अगर 20 वोल्ट्स हैं, अब ±20 वोल्ट्स, वो मैग्नीट्यूड तो उसका 20 वोल्ट्स है, प्लस माइनस साइन सिर्फ फेज शिफ्ट के लिए यूज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड अगर आप देखें टाइम ज्यादा होगा तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो रहा है। इट इज अ ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल, बट इन द से नेगेटिव डायरेक्शन आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? दिस वन इज इन द बेसिकली थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो आपके पास नेगेटिव टाइम है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। क्लियर है? ये आपके जो कि सिग्नल्स है ना, मोस्टली उसमें तो ये चीज़ चलती है ना, लेकिन जनरली सिर्फ नेगेटिव के लिए हम माइनस का साइन यूज करते हैं ना। माइनस का साइन बेसिकली आपको फेज शिफ्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ सिग्नल्स, उसका फेज कितना है। टाइम डिले एडवांस में भी ये चीज़ यूज होती है। फेज का टर्म मोस्टली उसमें यूज होगा, फ्रिक्वेंसी डोमेन में। ठीक है, जब जिस तरह आप कहते हैं ना +- +20 वोल्ट्स है या -20 वोल्ट्स है,
बेसिकली -20 वोल्ट्स आपका क्या रिप्रेजेंटेशन है, माइनस आपका फेज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फेज डिले फ्रीक्वेंसी डोमेन में टर्म यूज होगा, जबकि टाइम में उसका इक्विवेलेंट इज लाइक टाइम शिफ्टिंग। ठीक है, टाइम डोमेन में माइनस टाइम नहीं है ना, नेगेटिव टाइम नहीं होता, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस नेगेटिव को शो करने का टाइम डोमेन में मतलब है कि इट इज टाइम डिले या टाइम एडवांस, टाइम शिफ्टिंग। सिग्नल को टाइम शिफ्ट करने से फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका फेज चेंज होता है। जनरली वी से कि जी नेगेटिव को डिफाइन नहीं करते, नेगेटिव सिंपली आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में टर्म यूज होगा विद रेफरेंस टू द फेज डिले। ठीक, या कोई ऐसी चीजें कि जिसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव साइड में डायरेक्शन में ज्यादा हो, लाइक से टेम्परेचर है अगर विद रेफरेंस टू सी लेवल, तो टेम्परेचर एक ऐसी चीज है कि जिसमें आप कहते हैं वो नेगेटिवली ग्रो कर रहा है। ठीक, कोई और चीज आती है, एक तो टेम्परेचर है ना, कि टेम्परेचर माइनस में डिफाइन होता है, लेकिन बहुत सी फंक्शंस ऐसे हैं जो आपके टाइम डोमेन में नेगेटिव एक्सिस पे डिफाइन ही नहीं करते, दे आर ओनली डिफाइंड फॉर द पॉजिटिव वैल्यूज। क्लियर? तो नेगेटिवली ग्रोइंग का मतलब ये था कि उसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव होगा, जबकि मैग्नीट्यूड उसका विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल इंक्रीज। ठीक, अब बेसिकली ओरिजिन आपका यहाँ पे है एम्पलीट्यूड, कि वो जीरो से स्टार्ट होके नेगेटिव साइड पे जा रहा है। तो मैटलैब में बेसिकली कोई भी अगर आपने फंक्शन प्लॉट करने की, मैटलैब में एक्सपोनेंशियल सिग्नल बिल्ट इन है EXP के नाम से। तो तीन मेन चीजें बीच में, टाइम, उस फंक्शन को डिफाइन करें, एंड देन सिंपली प्लॉट TX। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली एम्पलीट्यूड लिख रहे हैं -2, तो अगर आप इसको बाय बुक चलें तो यहाँ से -2 को मैं हटा दूं, एंड आई से लेट्स से इट इज लाइक C टाइम्स, तो फिर यहाँ पे आपको C को अलग से डिफाइन करना होगा। लेट्स से C इक्वल्स टू -2 + 2 जो भी है। देन जनरलाइज्ड फॉर्म में हम यहाँ पे लिख रहे हैं Ce⁻⁴AT। अब A भी यहाँ पे वेरिएबल बन गए, तो A को भी आप कोई वैल्यू असाइन कर दें, 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग। तो अगर A पॉजिटिव है यहाँ पे तो दिस विल बी अ ग्रोइंग, और अगर A को मैं यहाँ पे से -1 कर दूं, फिर आपके पास यही फिगर क्या होगी, है x एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यूज है, सॉरी y एक्सिस पे, जबकि इसका एम्पलीट्यूड विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रहा है। इसी फिगर को मैं और अगर स्मूथ कर दें, तो लेट्स से इंस्टेड ऑफ अगेन -5 वी सेट्स फ्रॉम 0 to +5, तो अगर आप इसके ग्राफ को देख लें तो अब ये बेहतर है कि x एक्सिस पे टाइम है, टाइम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप एम्पलीट्यूड को देखें तो एम्पलीट्यूड इस फिगर में -2 से स्टार्ट हो रहा है एंड इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0, तो मीन्स टाइम ज्यादा हो रहा है, तो इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड क्या आएगा, इस इक्वेशन को भी अगर आप देख लें, यहाँ पे आप t की वैल्यू 0 डाल दें, तो e⁻0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो सिर्फ आपके पास c रह जाएगा। c की वैल्यू इस केस में क्या है, -2, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, c को हम यहाँ पे -2 ले रहे हैं, तो अगर आप ये चीज ग्राफ में देख लें तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू -2 है। फिर आप टाइम को ज्यादा करते जाएं तो फंक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, एंड थ्योरेटिकली वी से अगर t अप्रोचेस टू इंफिनिटी तो इस फंक्शन की वैल्यू या एम्पलीट्यूड इसका 0 आएगा, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर आप t की वैल्यू इंफिनिटी डाल दें where a is negative already, e⁻∞ is approximately equal to 0। तो मैटलैब की इन चार चीजों में किसी को इशू तो नहीं है?
हेलो, नो सर। सर ए को दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। सिंपल ए पावर में है ना, दिस इज ई पावर ए टी। तो अब ए एम्पलीट्यूड है, सॉरी कोई भी रियल नंबर है, तो ए अगर रियल है तो आपके पास सी और ए अगर रियल वैल्यूज हैं तो ये सिग्नल आपके पास एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग होगा या डिकेइंग, इसे इट्स अ रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल। इस ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, लेट्स से ई रेज टू द पावर प्लस टू टी, या यहाँ पे मैं इसको -1 की जगह +1 कर दूं, और आप इसी ग्राफ को अगर आप रन करते हैं, ठीक है, लेट्स से सी को भी पॉजिटिव कर दें, तो ये सबसे पहली कैटेगरी क्या होगी, ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है वाई एक्सिस पे, और टाइम एक्सिस पे टाइम ज्यादा होगा तो एम्पलीट्यूड पॉजिटिव डायरेक्शन में ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें सी और ए दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पे सिर्फ सी को नेगेटिव करने से क्या होगा, बाकी चीजें वही रहें, इट विल बी अ ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। टाइम एक्सिस पे टाइम ज्यादा हो रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड हो तो ज्यादा रहा है, लेकिन इन द नेगेटिव डायरेक्शन। इसी में अगर आप सी को पॉजिटिव रखें और ए को नेगेटिव कर दें, तो एम्पलीट्यूड होगा पॉजिटिव, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल डिक्रीज, क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू हमें 2 मिलेगी, एंड देन एज टाइम इंक्रीजेस इसका एम्पलीट्यूड कम होगा। सिमिलरली द लास्ट केस सेज कि अगर a भी नेगेटिव है और c भी नेगेटिव है, तो फिर ये चीज क्या बनेगी, इट विल बी अ डिकेइंग एक्सपोनेंशियल, सॉरी ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप देख लें कि टाइम अगर ज्यादा हो रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड भी कम हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इस जनरल फॉर्म में, सी और ए का क्या काम है, सी और ए भी रियल वैल्यूज हैं, तो सी अगर पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और एक सी नेगेटिव है तो दिस विल बी इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, बिकॉज आपके पास फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। एंड सर प्लीज सिमिलरली रिकॉर्डिंग जी, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कौन सी होती है, मेरे पास तो कोई रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। सर आपके पास प्लेयर है, आप उसमें से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। हम्म, सर खिजर के पास रिकॉर्डिंग के लिए प्लेयर है, वो कर सकते हैं। तो कर देना, उसे कह दें। खिजर साहब, तो उसका फिर एक तरीका हो सकता है ना, अगर आपको आता हो, कि उसकी मतलब उसका फाइल साइज कम कर दें, उस एक फाइल को 2 में डिवाइड कर दें, 3 में कर दें। कर सकते हैं इस तरह के, नहीं जी, कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करें तब भी ठीक है, कंप्रेस ना भी करें तो अगर आपसे 40 मिनट्स की है तो उसके 20 मिनट्स के 2 बनाने, एडिटिंग करके कटिंग करके, फिर वो इजीली अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, चलें जी, खिजर साहब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो होप सो फिर मुझे भी भिजवा दें। तो यहाँ तक क्लियर है एक्सपोनेंशियल से रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स के केस में। सर इसमें ओनली जब सी नेगेटिव था और ए पॉजिटिव, वो वाला फिर दोबारा बताएं। सॉरी, आपकी आवाज़ कम आ रही है, क्या क्वेश्चन था, रिपीट करें। सर इसमें जब सी नेगेटिव था और ए पॉजिटिव था, हाँ, उस केस में जब हमने ग्राफ ड्रा किया था, वो दोबारा बताएं। सी नेगेटिव और ए पॉजिटिव, ठीक है। अब ए पॉजिटिव है ना, तो आपके पास जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल है इसको हम कहेंगे ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इफ ए इज पॉजिटिव, अब वो 1 2 3 0 से वैल्यू बड़ी जो भी लेना,
वी से इट इज़ अ ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल। अब सी की वैल्यू डिटरमिन करती है उसके एम्पलीट्यूड के साइन को, कि वो प्लस साइन होगा या माइनस होगा, मींस फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड और फोर्थ में। अगर सी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है तो होगा ये ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल, मींस टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। लेकिन अगर सी नेगेटिव है तो देन इट विल बी इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर इसको मैटलैब में प्ले करूं तो टाइम को देख लें, एक्स एक्सिस पे टाइम ज़्यादा हो रहा है और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, टाइम टी इज इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड 0 है। लेकिन टाइम ज़्यादा होने के साथ क्या होगा, सॉरी यहाँ पे स्केल कम है ना, तो अगर आप इक्वेशन से देख लें, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, e रेज़ पावर 0 इज 1, c रह जाएगा विच इज इक्वल टू -2। सर टाइम के साथ तो इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, ये ग्रोइंग कैसे है? फिगर में, जी सर, फिगर। फिगर में देख लेना, यहाँ पे -200 लिखा हुआ है। अगर से इससे माइनस हटा दें तो यू आर लेफ्ट ओनली विद 200। तो मीन्स एट टाइम t इज इक्वल टू, अब अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले जाएं, सिंपली से ग्रिड, एट टाइम t इज इक्वल टू से राउंड अबाउट ये वैल्यू आपके पास आएगी 4.7 या 4.6। इस पे जो आपके पास एम्पलीट्यूड है वो -200 है। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट वैल्यू पे जाएं, इस पॉइंट पे जो कि टाइम आएगा लेट्स से 4.8, एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा -250। तो साइन तो ठीक है नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड में क्या फ़र्क है। एम्पलीट्यूड इज जनरली डिफाइंड फॉर द रियल वैल्यूज, जबकि मैग्नीट्यूड का टर्म डिफाइन करते हैं फॉर कम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पे एम्पलीट्यूड नेगेटिव मींस एम्पलीट्यूड -200 है या -250 है। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड कौन सा वैल्यू ज़्यादा है, वी से 250। माइनस साइन सिंपली रिप्रेजेंटेशन है फेज के लिए, या सिग्नल के टाइम डिले टाइम एडवांस में यूज होगा विद रेफरेंस टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। इट इज लाइक -200 वोल्ट्स या -250 वोल्ट्स, तो ज्यादा कौन सा होगा? -200। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अगर आप कहेंगे ना, रियल नंबर्स हम कहते हैं, तो देन वी से -200 वैल्यू बड़ी है एज कम्पेयर टू -200। बट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, देन इट इज -250। -250। चलें इसको ऐसे इस तरह समझ लेना कि आपने किसी का कर्जा देना है, तो एक बंदे ने 200 रुपये कर्जा देना है और दूसरे ने 250 रुपये कर्ज देना है, तो किसने ज्यादा कर्ज देना है? सर 250 250 वाले ने। जी 250 वाले ने ज्यादा देना है ना। तो इन जनरली इसे मैग्नीट्यूड में आपके 250 पास वाले। बनेगा 250 ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप कहेंगे 0, -50, -100, -150, तो मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड आपके पास बेसिकली ज्यादा हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव साइन इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग रेफरेंस टू सिग्नल्स। क्लियर? यस सर, क्लियर। अगर आप यहाँ पे इसके वाई एक्सिस को ज्यादा कर दें, -300 की जगह नहीं और नीचे चले जाएं, तो एम्पलीट्यूड इसका डिप खाता जाएगा और ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, इसी तरह इंस्टेड ऑफ एक्सपोनेंशियल सिग्नल, अब सिमिलरली आपके पास यहाँ पे जो साइनोसाइडल सिग्नल्स हैं, साइन, कॉस, टेंजेंट, दे आर आल्सो प्री डिफाइंड फंक्शंस। यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू सी कॉस ऑफ ए टी। अब पहले एक्सपोनेंशियल सिग्नल था, अब यहीं पे साइनोसाइडल होगा। अभी साइनोसाइडल पूरा नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे अब चीजें चेंज हो गई ना। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड को, और ए यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेगा, जो कि जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, कॉज ऑफ ओमेगा टी। एंड अगेन ओमेगा इज बेसिकली 2πf। ठीक, पाई के लिए मैटलैब में लिखते हैं पी आई, विच इज ऑल्सो बिल्ट इन फंक्शन 2πft।
तो सर अगर ये आपके यहाँ ग्रेड पे कितनी साइन की होता है? जी ग्रेड किस ग्रेड लिए होता है? आपको ग्रेड वो दिखाता है ना आपको, ये जो इसमें लाइनें नजर आती हैं, स्क्वायर्स या अच्छा रेक्टेंगल जो इसमें नजर आ रहे हैं, डॉट्स। अच्छा। ठीक है, मतलब आप ठीक किसी है पॉइंट को फोकस करना चाहते हैं ना, अब इस पॉइंट पे मैं चाहता हूँ कि मुझे वैल्यूज पता हो। ठीक है, तो आप ऊपर ठीक से है सर। पेंसिल उठाएं और यू कैन जस्ट ठीक है। ड्रॉ दैट। ठीक, ओके ओके। तो अगर आपने कॉस सिग्नल बनाना है तो कॉस इज अ बिल्ट इन फंक्शन। अब कॉस के केस में सी क्या होगा, दिस इज एम्पलीट्यूड। ठीक, जो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अब साइनोसाइडल वेव है तो कभी एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। तो आसानी के लिए हम क्या कह रहे हैं, सी इज इक्वल टू 1 है इन कॉज ऑफ 2 पाई एफ टी। अब इस पूरे फंक्शन में आपके पास जो अननोन्स हैं सी है, ठीक है, पाई बिल्ट इन फंक्शन है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पी आई इन दिस केस, एफ रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी और टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो जाहिर है सिग्नल की शेप चेंज होगी। ठीक, अगर मैं f को ज़्यादा कर दूं तो इसी टाइम डोमेन में ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स होंगे। लेट्स इंस्टेड ऑफ f1 इक्वल्स 1 इसे f इज 2, तो टाइम फ्रेम वही है 0 से 5 यूनिट्स का, इसमें नंबर ऑफ साइकिल्स क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दें तो लेट्स से फ्रॉम -5 टू +5। क्लियर, फ्रीक्वेंसी को कम कर दें। अब सर टाइम जी जी सर जी हम साइनोसाइडल सिग्नल्स के अलावा और कौन से सिग्नल्स को फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में जनरली आपके पास सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल्स डिफाइन होंगे। कोई जब सिग्नल अगर रिपीट कर रहे, पीरियोडिसिटी उसकी कोई है, फिर हम फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बेसिकली इट्स द नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, या आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर इवेंट अकर्स पर यूनिट टाइम। तो वो चीज़ जो कि रिपीट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी हम बता सकते हैं कि इसकी ये फ्रीक्वेंसी है, वो चाहे कोई भी फिनोमेना हो, चाहे वो कोई साइनोसाइडल वेव है या डेली लाइफ में जिस तरह आप कहते हैं कि चाय पीने की आपकी क्या फ्रीक्वेंसी है, तो नॉर्मली लोग कहेंगे जी दिन में 1 दफ़ा, कुछ लोग कहेंगे दिन में 2 दफ़ा, कुछ कहेंगे दिन में 3 दफ़ा, बहुत एक्सट्रीम पे चले जाएं जी तो मैं हर घंटे बाद चाय पीता हूँ। सो फ्रिक्वेंसी जहाँ पे होगी, सॉरी जहाँ पे जो चीज़ रिपीट होगी, पीरियोडिक होगा, उसके लिए फ्रिक्वेंसी का टर्म डिफाइन होगा। फ्रिक्वेंसी जनरली मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर इवेंट अकर्स पर यूनिट टाइम। ठीक, तो यहाँ पे आप टाइम क्या ले रहे हैं, लेट्स से अगर मैं -3 को हटा के यहाँ पे 0 कर दूँ तो मैं टाइम ले रहा हूँ इस केस में 0 से 3 यूनिट्स का। ठीक है, अब ये पीरियोडिक सिग्नल है तो इसका पीरियड क्या होगा, प्रीवियस क्लास में हमने किया था। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, 2 पाई एफ की वैल्यू 2 ले रहे हैं। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ की वैल्यू अगर 2 हो तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैं यहाँ पे 1 मिनट फ्रेश वो खोल लूँ। स्क्रीन नजर आ रही है। पीरियोडिक सिग्नल के लिए हमने क्या कहा, यस सर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था सर प्रीवियस थोड़ा क्लास सा में, जूम कर दें। सर 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई टू बाय पाई के बाय ओमेगा, 2 पाई के बाय ओमेगा। 2 पाई k/ओमेगा। तो यहाँ पे अगर 2 पाई k/ओमेगा, तो इस क्वेश्चन में ओमेगा की क्या वैल्यू थी, 4 पाई 4 पाई। 4 पाई।
तो अगर आप इस ओमेगा को रिप्लेस कर दें 4 पाई से, तो इसे 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई के डिवाइडेड बाय 4 पाई क्या बन जाएगा? के पाई पाई cancels out, 1 divided by 2k, 1 divided by 2 means 0.5 k। तो जनरली हम कहते हैं कि a की वैल्यू 1 है फॉर कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट टाइम पीरियड क्या होगा? 0.5। तो 0.5 का मतलब क्या है कि ये सिग्नल हर 0.5 टाइम यूनिट्स के बाद रिपीट होगा। तो अगर इसको आप इस फिगर में देख लें, क्या ये हर 0.5 के बाद रिपीट हो रहा है? यस सर। तो देख लें, 0 पे जो वैल्यू है वही Yes, वैल्यू sir. आपको दोबारा 0.5 पे मिल रही है, वही वैल्यू दोबारा आपको 1 पे मिलेगी, वही वैल्यू आपको 1.5, 1 payment, right? ठीक है। उसके साथ आप 1.5. 0.5 पे ऐड करते जाएं। तो अगर ये सिग्नल हर 0.5 के बाद रिपीट होगा, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन आप कितना ले रहे हैं? 0 से 3। तो एक चीज जो हर आधे सेकंड के बाद रिपीट हो रही है, वो 3 सेकंड्स में कितने साइकिल्स कंप्लीट करेगी? 6। तो अगर आप फिगर को देख लें तो 6 बनते हैं कि नहीं? 1 6 2 cycle. 3 4 5 6। इस फिगर में 6 साइकिल्स पूरे हो रहे हैं इसके, ठीक है। तो वो सिग्नल जो कि पीरियोडिक होगा, जो कि रिपीट करेगा, तो रिपीटिशन की डेफिनेटली कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। So based on this frequency we say it repeats for this much time period। अब यहाँ पे अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें, लेट्स इंस्टेड ऑफ 2 में इसको 4 कर दूं, फ्रीक्वेंसी डबल हुई है, तो नंबर ऑफ साइकिल्स भी डबल होंगे। तो पहले अगर इस टाइम ड्यूरेशन में 0 से 3 तक 6 साइकिल्स थे, अब फ्रीक्वेंसी डबल होने से इसी में कितने साइकिल्स होने 12 हो चाहिए? जाएंगे। 12 हो जाएंगे, ठीक 12 है। 12 हो गए, और टाइम पीरियड क्या हो गया? अब एक साइकिल कितनी देर में रिपीट हो रहा है? 0.25 हाफ हो जाएगा। तो हाफ हो जाएगा। अब देख लें, अगर इस फिगर में पहले 0 से 0.5 तक एक साइकिल था, अब 0 से 0.5 तक 2 साइकिल्स हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डबल करने से टाइम पीरियड हाफ होगा। तो पहले जो भी टाइम ड्यूरेशन था 0 से 3 सेकेंड्स का, उसमें 6 साइकिल्स थे, अब उसी में 12 साइकिल्स हैं। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई है जबकि टाइम पीरियड उसका कम हुआ है। फ्रीक्वेंसी अगर आप डबल करें, टाइम पीरियड हाफ होगा। क्लियर? सिमिलरली अगर इसी चीज को आप डिस्क्रीट में करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं? Stamp sir use होगा stamp. प्लॉट की जगह स्टेम यूज होगा डिस्क्रीट के लिए, ठीक। अनटाइटल्ड 4 था। तो डिस्क्रीट में आप क्या करते हैं? आपने डिस्क्रीट नंबर डिफाइन करना है, एन विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ, एन डिफाइन करेगा नंबर ऑफ सैंपल्स। तो इस केस में अगर हम कहते हैं कि जी -3 से लेकर लेट्स से +3 तक, ठीक है, यहाँ पे आपने इंक्रीमेंट नहीं देना, क्योंकि बाय डेफिनेशन डिस्क्रीट इज इन टर्म्स ऑफ इंटीजर नंबर्स। तो n के सैंपल्स -3 से लेकर +3 तक, और बाय डिफॉल्ट इसका इंक्रीमेंट 1 यूनिट है, ठीक। अब अगर आप मैं इसी कॉस फंक्शन को प्लॉट करता हूँ, लेट्स से x इज इक्वल टू c टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा t था, ओमेगा इज अगेन 2 पाई f, फ्रीक्वेंसी तो वही चीज है 2 पाई f, पहले t था, नाउ वी से इट इज n, 2 पाई f n। अगेन इसमें जो अननोन्स है we have to define them। let's say again c equals to 1, जो भी आप इसको वैल्यू देंगे, then we say f f let's say 2, बाकी अननोन्स कोई नहीं है।
अब अगर आप डिस्क्रीट में इसको प्लॉट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, स्टेम x या स्टेम nx, बोथ आर सेम। अनटाइटल्ड 5 ये ठीक। अब ये शकल से साइनोसाइडल लग रहा है कि नहीं? नो सर। शकल से साइनोसाइडल सिर्फ इसलिए नहीं लग रहा ना कि आपके पास ये क्या है, कॉस सिग्नल है, कॉस 2 पाई एफ एन। ठीक है, तो अगर आप एन फाइंड पीरियड, सो एन इज अगेन इक्वल टू 2 पाई के डिवाइडेड बाय ओमेगा। इस केस में ओमेगा की वैल्यू क्या है, 4 पाई। तो यहाँ पे एन क्या आता है, कॉन्टिन्यूस के केस में तो टी हमारे पास क्या आ रहा था, 0.5 के की वैल्यू हमने 1 ली, जबकि एन के केस में ये क्या होगा, इफ यू सेड इज 0.5 के, यहाँ पे हम के क्या लेंगे, 1/2, सॉरी 2 ये लेंगे विल तो बी इक्वल 2 टू के 2 की सर वैल्यू अगर ऐसे आप 2, सर ऐसी वैल्यू लेंगे कि इंटीजर आएगा। हाँ के की कोई ऐसी वैल्यू लें कि इंटीजर आए, तो n इज बेसिकली 0.5 का मतलब है 1/2। तो के की वैल्यू अगर आप 2 लेंगे तो n आपको क्या मिलेगा, n 1 आएगा। तो इस केस में हम कहते हैं सिग्नल पीरियोडिक है और उसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, 1 है। तो अगर आप हर सैंपल के बाद रिपीट होगा, तो अगर इसको आप देख लें तो -3 पे जो वैल्यू है वही वैल्यू -2 -1 और सारी वैल्यूज पे, सो इससे दिस रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट सिग्नल। तो अगर आप इक्वेशन में भी देखते हैं कि सिग्नल क्या था आपके पास, x इक्वल्स टू से c टाइम्स कॉज ऑफ क्या है, 4 पाई बनता है f की वैल्यू डाल के, सो इट इज 4 पाई n। अब n यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या है, इंटेजर है। कॉज ऑफ 4 पाई, जिस तरह हम कहते हैं, इट रिपीट्स आफ्टर एवरी 2 पाई। कॉज 0 भी 1 होगा अगर n की वैल्यू 0 हो, n की वैल्यू 1 डाल दें तो कॉस 4 पाई विच इज ऑल्सो 1। लेकिन यहाँ पे बेसिकली इसकी वैल्यू c आएगी। ठीक है, तो c हमने इस इक्वेशन में क्या लिया हुआ है, 1 लिए हुए। अगर आप c को चेंज कर दें लेट्स से 2, फिर आपको हर पॉइंट पे क्या वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, कि -3 पे भी एम्पलीट्यूड 2 है, -2 पे भी 2 एंड देन सो ऑन। अब ये तो था कांस्टेंट सिग्नल है साइनोसाइडल के केस में, कि अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी 2 रख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, 2 पाई एफ एन। इंस्टेड ऑफ 2 पाई एफ एन आई सिंपली से इट इज 0.5 कर दें। तो अब इस फिगर में भी आप देख लें तो इट लुक्स लाइक अ साइनोसाइडल। में इसकी फ्रीक्वेंसी और कम कर दूं, दिस विल बी इवन। यहाँ से दोबारा कांस्टेंट क्यों आ रहा है कि f की वैल्यू 2 है। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी चेंज करें, लेट्स से इट इज ओमेगा। दिस फिगर समथिंग लुक्स लाइक अ साइनोसाइडल। थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर करता हूँ जस्ट बाय
increasing this value. तो यहाँ पे कुछ क्लियर है? फिगर समथिंग लुक्स लाइक अ कॉज वेव। मोस्ट अगर आप इसके पॉइंट्स को कॉमन Yes, कर sir. दें, ठीक है, अपन इनके पॉइंट्स ज्वाइन कर दें ना कॉन्टिन्यूस लाइन से, ठीक है, तो ये आपको क्या मिलेगा? इट विल बी अ बेसिकली साइनोसाइडल सिग्नल। Fine. Fine. Say I want to make it. Now it gives even a better shape of say sinusoidal signal, ठीक। तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड क्या होगा? अगर फिगर को देख के बता सकेंगे कि 0 पे वैल्यू 1 है, दोबारा ये वैल्यू कहाँ पे रिपीट हो रही है? दोबारा सर 10 पे आपके पास ये वाली 10 वैल्यू से है, पहले सर ये 7 सैंपल 6 9 होगा, ये 8 होगा, 8 पे सर। ठीक है। जो वैल्यू 0 पे है ना, उसको देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यही वैल्यू 16 पे है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है? 8 यूनिट्स है। 8 8 अब अब 8 आपको यहाँ से भी मिलता है कि नहीं? ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? पाई एफ, एफ इज इक्वल टू 0.25। तो अगर आप यहाँ पे n क्या लेंगे? n इज इक्वल टू 2 पाई के डिवाइडेड बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? पाई एफ विच इज 0.25 पाई। So 0.25 इंटू पाई, पाई पाई कैंसल्स आउट, तो क्या आएगा आपके पास? 2 डिवाइडेड बाय 0.25, दैट इज इक्वल टू 8 के, ठीक है। अब के की वैल्यू अगर आप 1 लें तो आपके पास n क्या आता है? 8। सो इन दिस केस 8 रिप्रेजेंट्स फंडामेंटल पीरियड। अभी तक किसी को क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड द पीरियड, चाहे वो कॉन्टिन्यूस टाइम हो या डिस्क्रीट टाइम हो? सर ये अभी जो आपने किया ये रिपीट करते हैं एक दफा। फिगर से अगर आप देखें ना तो सर ग्राफ में 8 कैसे आया सर? ठीक है, फिगर में 8 आया था कि जो वैल्यू 0 पे, इस केस में 0 पे वैल्यू 1 है, वही वैल्यू 1 दोबारा जब रिपीट हो रही है तो दैट इज सैंपल नंबर 8, फिर वही वैल्यू सैंपल नंबर 16 पे। तो इसे इस केस में पीरियोडिक सिग्नल है जिसका फंडामेंटल पीरियड क्या है? 8 यूनिट्स है, जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज 0.25 मीन्स 1/4, ठीक। तो अगर आप इसका पीरियड फाइंड करते हैं तो जनरली वी से n इज इक्वल टू 2 पाई के डिवाइडेड बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे क्या आई थी? 0.25 के। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो n इक्वल्स टू 8 के। अब k की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे भी जनरली से k इज इक्वल टू 1। तो अगर आप k की वैल्यू 1 इंसर्ट कर दें देन इट इक्वल्स टू 8। आपके पास ये जो पर्टिकुलर सिग्नल है c टाइम्स cos ऑफ 2 पाई, सॉरी cos ऑफ पाई एफ एन विद अ फ्रीक्वेंसी 0.25, तो ये कितने टाइम के बाद रिपीट होगा? इट शुड रिपीट आफ्टर एवरी 8 सैंपल्स। तो अगर आप टाइम ड्यूरेशन ले रहे हैं -30 से +30 है तो टोटल सैंपल्स कितने हुए? 61। 61 सैंपल्स में अगर एक सिग्नल 8 सैंपल्स के बाद रिपीट हो, इस टोटल टाइम ड्यूरेशन में वो कितने साइकिल्स कंप्लीट करेगा? तो -30 से +30 आपके पास से 60 सैंपल्स हैं, 61।
और ये सिग्नल हर 8 सैंपल्स के बाद रिपीट हो रहा है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में इट शुड कंप्लीट, अगर आप इंटीजर नंबर्स में देखें तो 7 साइकिल्स होंगे, ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग साइकिल्स। फिगर में देख लें कि आपके पास ये 7 सैंपल्स, सॉरी 7 कंप्लीट साइकिल्स होते हैं कि नहीं। ठीक, तो अब इसमें कोई भी टाइम उठा लें, लेट्स से अगर आप इस पॉइंट को फोकस करते हैं तो ये वैल्यू दोबारा रिपीट हो रही है यहाँ पे। तो एक साइकिल, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन द 7th वन अगर आप इधर स्टार्ट से कंसिडर करें। So in short we say this is a periodic signal with a frequency 0.25. Clear? सर पहले आपने कहा कि इसका जो सैंपल है वो 8 सैंपल के बाद रिपीट करें, लेकिन इसमें तो 7 आ रहा है। इधर 7 आ गया, वो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स की बात कर रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स अगर आप लें ना -30 से लेकर +30 तक, तो अगर एक सिग्नल रिपीट हो रहा है 8 सैंपल्स के बाद, तो यहाँ पे अगर आपसे -30 से +30 61 सैंपल्स हैं, तो अगर हम नंबर ऑफ साइकिल्स की बात करते हैं इस गिवन टाइम ड्यूरेशन में विद अ सैंपल फ्रीक्वेंसी, सॉरी टाइम पीरियड 8 सैंपल्स, तो 61 को अगर आप 8 पे डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आता है 7 पॉइंट समथिंग। उसका मतलब है 7 साइकिल्स पूरे होंगे और जो 8वां साइकिल है उसके कुछ सैंपल्स नजर आएंगे। ठीक, तो अगर आप इसको एग्जैक्टली मैं कर दूं -32 से +32, देन दे आर 64 सैंपल्स। अब अगर एक सिग्नल हर 8 सैंपल्स के बाद रिपीट होगा तो टोटल टाइम ड्यूरेशन है -32 से +32 मीन्स 64 सैंपल्स। तो 64 टाइम ड्यूरेशन में आपके पास एक सिग्नल को कितनी बार रिपीट होना चाहिए? देयर शुड बी 8 कंप्लीट साइकिल्स। 8 टाइम रिपीट होगा। हाँ 8 टाइम्स। अगर आप इस फिगर को भी देख लें तो इसमें आपको ये बताएगा कि जो आपके पास सिग्नल्स रिपीट हो रहे हैं, सॉरी टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं? दे आर एग्जैक्टली 8 साइकिल्स। ठीक, लोअर एंड को देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह अगर आप ऊपर वाला भी देख लें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पूरे आ गए। तो अगर आप इसको इनिशियल पॉइंट से कंसिडर करें 30 सेकेंड से, यही वैल्यू आपको दोबारा रिपीट होके यहाँ पे मिल रही है आखिरी सैंपल पे। मतलब मीन्स जो वैल्यू आपको -32 वाले नंबर सैंपल पे मिल रही है वही वैल्यू आपको, वही एम्पलीट्यूड आपको +32 पे मिलेगा। ये जो आपका यहाँ पे सैंपल है दिस इज बेसिकली -31, लेकिन ये यहाँ पे 31 जो -31 पे है वो यहाँ पे +33 पे आएगा, जो कि शो नहीं हो रहा इस फिगर में। शो करने के लिए हम सिंपली -32 +32 को अगर मैं 33 कर दूं तो अब देख लें आपको ये जो सैंपल मिल रहा है, लेट मी मेक इट मोर क्लियर, +33 से -33। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आनी तो चाहिए। अभी आ रही है? ठीक है सर, सही। ठीक है, तो प्लीज यहां तक आपका जो चीज कवर हुई है दैट इज रियल टाइम एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स एंड साइनोसाइडल सिग्नल। अब थोड़ा जा आ जाए सर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। जी सर सर जी एक्सक्यूज जी। सर, ये के की वैल्यू हम नॉर्मली 1 लेते हैं सर। के इंटीजर है ना आपके के पास, तो की वैल्यू सर हम के आपके पास यहाँ पे स्मॉलेस्ट, सॉरी इंटीजर नंबर है। सो टू फाइंड द फंडामेंटल पीरियड आपने के की वो वैल्यू लेनी है इंटीजर वैल्यू जिसके लिए आपके पास रिजल्टेंट एन भी इंटीजर हो। कि कॉन्टिन्यूस में फंडामेंटल पीरियड फाइंड किस तरह करते हैं? t = 2πk डिवाइडेड बाय ओमेगा कॉन्टिन्यूस के केस में। तो अगर आप इस इक्वेशन को देख लें जो हमने अभी किया था मैटलैब में भी, तो इसमें आता है 0.5k।
तो कॉन्टिन्यूस के केस में 0.5 इज अ डिफाइंड नंबर, रियल वैल्यू है जो कि डिफाइंड है कॉन्टिन्यूस में. सो फॉर इन दिस केस वी से k इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो कॉन्टिन्यूस के केस में इन दिस जो भी ये सिग्नल था उसके लिए 0.5 वाज कंसिडर्ड एज फंडामेंटल टाइम पीरियड. जबकि डिस्क्रीट के केस में अगर आप इसको देख लें तो अगेन वी से इफ n इज इक्वल टू 0.5 k, तो अगर मैं यहाँ पे k को 1 लूँ फिर n की वैल्यू 0.5 आएगी जो कि नॉन इंटीजर वैल्यू है. डिस्क्रीट के केस में आपके पास सिर्फ इंटीजर नंबर्स आर डिफाइंड, नॉन इंटीजर वैल्यूज आर अनडिफाइंड. तो उसके लिए हमने फिर k की ऐसी स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है फॉर विच रिजल्टेंट n इज इंटीजर. तो यहाँ पे n बेसिकली क्या है 1/2. तो अगर मैं k की वैल्यू 2 लूँ देन n इज इक्वल टू 1. सो वी से इट रिप्रेजेंट्स अ periodic signal with a fundamental period is equal to 1. तो discrete के केस में n has to be an integer, जबकि continuous के केस में अगर आपके पास जो टाइम है it can be a नॉन, कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं इंटीजर हो. जबकि डिस्क्रीट के केस में इट हैज़ टू बी एन इंटीजर नंबर. यहाँ तक क्लियर है? इट्स ओके सर, ठीक है ठीक है सर. सर आप कोई समझ नहीं आ रहा है, क्लास खत्म करें ना प्लीज. जी. समझना आने का मतलब ये तो नहीं है कि क्लास ख़त्म करें. सर ऑनलाइन बस इतना ही हो सकता है. ऑनलाइन इतना ही हो सकता है. चले नेक्स्ट टाइम फिर तो ऑनलाइन ही चलेगा, अगले 5-6 महीने तो ऑनलाइन ही सिस्टम है सारा. सिस्टम तो बहुत अच्छा है सर, लेकिन बस अभी थक गए हैं बहुत. सर इंतज़ार एक तो आप महीने कर रहे हैं. नहीं, चलेगा एक सर, दूसरी चीज़ देख लें प्लीज़. कोरोना खत्म हो गया. complex exponential signals. अब जनरल फॉर्म क्या थी एक्सपोनेंशियल सिग्नल की? इट वाज वी से अब कॉन्टिन्यूस टाइम लें या डिस्क्रीट टाइम लें, x ऑफ t इक्वल्स टू जनरलाइज्ड फॉर्म क्या थी? c एक्सपोनेंशियल ऑफ at. अब यहाँ पे हम डिफरेंट केसेस ले रहे हैं फॉर एक्सपोनेंशियल. तो एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होगा कि c भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर हो और a भी कम्प्लेक्स हो. ठीक. तो अगर a को हम कम्प्लेक्स, यहाँ पे अगेन मुख्तलिफ केसेस होंगे. तो फॉर सिंप्लिसिटी वी से लेट्स एज्यूम आसानी के लिए कि c की वैल्यू 1 है. ठीक है. और a कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है. सर अब ये आप जी कंटिन्यूस टाइम, सर ये आप कंटिन्यूस टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हैं. हाँ यही कर देते हैं. चलिए कॉन्टिन्यूस टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल. तो जनरली एक्सपोनेंशियल सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन क्या है? x ऑफ टी सी ई रेस टू द पावर ए टी और c एक्सपोनेंशियल ए टी. अब c की वैल्यू यहाँ पे मैं 1 एज्यूम कर रहा हूँ, बाद में आप c की वैल्यू को चेंज करेंगे तो रिजल्ट्स विल बी डिफरेंट. ठीक है. अब एक कम्प्लेक्स नंबर है कोई भी. ठीक. जब एक कम्प्लेक्स नंबर है तो कम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं. अगर आपको याद हो, पोलर फॉर्म है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है और फेजर फॉर्म थी, इनफैक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म. कुछ याद है कि नहीं? यस सर. यस सर, वी कैन राइट इट इज सर a इज इक्वल टू r प्लस j ओमेगा नॉट. आर प्लस जे ओमेगा नॉट. अगर इसको पिछले कोर्स में आपको याद हो तो वो था z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जे. j y j. वाई जे या आयोटा जे. ठीक है. तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जी ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वहां पे हम z को कह रहे थे. तो अगर x प्लस वाई जे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वी से इट इज द रेक्टेंगुलर फॉर्म. ठीक. डिफरेंट फॉर्म्स है ना इसकी. एक क्या था? आर एंगल ऑफ थीटा. ठीक है. अब थीटा कहाँ पे है?
तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म है? दिस इज जनरली डिफाइंड पोलर एज सर, पोलर पोलर या पोलर फेजर फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन। पोलर या फेजर गए, ठीक है। आर एंगल ऑफ थीटा। अगर मैं इसको उसी फॉर्म में लिखूं तो x प्लस आयोटा y, ये आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ठीक है। एक और फॉर्म क्या है आपके पास? r e रेज टू द पावर आयोटा थीटा। तो बेसिकली आपके पास ये फॉर्म्स हैं। आयोटा थीटा इज इन पावर्स। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की आपके पास ये तीन डिफरेंट फॉर्म्स हैं। आर एंगल ऑफ थीटा, then x plus iota y, and then r e raised to the power iota theta. अब r एंगल ऑफ थीटा एंड r e raised to the power iota theta, ये दोनों बेसिकली सेम है। थीटा आपको फेज रिप्रेजेंट कर रहा है या एंगल, और r उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है। जबकि रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम इसी को लिखेंगे x प्लस आयोटा y। हेलो, सुन रहे हैं? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन की तीन फॉर्म्स थी। आर एंगल ऑफ थीटा, एक्स प्लस आयोटा वाई, आर ई रेज टू द पावर आयोटा और जे थीटा। अब इनकी आपस में रिलेशनशिप्स क्या हैं? एक्स क्या चीज है? एक्स रियल पार्ट है, ठीक। तो रियल पार्ट किसकी इक्वल होगा? अगर आप यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करें फर्दर, आर ई रेज फॉर जे थीटा, आयलर्स आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है। e raised power iota theta is cos theta plus iota sin theta। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो ये क्या बनता है? r cos of theta, ठीक है, प्लस iota r sin of theta। क्लियर? तो x क्या बन जाएगा इस इक्वेशन से? अगर आप इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करें, x कम्स टू बी आर cos of theta, r cos of theta, और y क्या बनेगा? iota r sin of theta। आयोटा नहीं, सिर्फ r sin थीटा। आयोटा को छोड़ आयोटा को छोड़ दें। It only represents the imaginary part। आयोटा represents imaginary value, जबकि जो imaginary part है that is represented by y। प्रीवियस क्लास में आपको रिक्वेस्ट की थी कि चैप्टर नंबर 1 के एंड में मैथमेटिकल रिव्यू देख लें कम्प्लेक्स वेरिएबल्स का, जो कि इस कोर्स में यूज होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो पुराने कोर्स से रिलेटेड था। यहाँ पे हम a को रिप्रेजेंट करते हैं जनरली बाय, एक उसका रियल पार्ट और दूसरा उसका इमेजिनरी पार्ट, ठीक। तो यहाँ पे उसके लिए एक सिंबल यूज होगा, सिग्मा प्लस ओमेगा। सिग्मा कहें या डेल्टा कहें, तो प्लीज यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिग्मा प्लस आयोटा ओमेगा। जनरली हमने कहा था इट इज एक्स प्लस आयोटा ओमेगा। यहाँ पे हम इसकी रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे
sigma plus iota omega, where omega represents angular frequency and sigma is any real value. ठीक है, सिग्मा आपके पास क्या है, कोई भी रियल वैल्यू है, sigma equals to any real value, whereas omega represents angular frequency. And angular frequency is always equal to 2 pi f 2 pi f, जबकि f क्या चीज